हेलो, हाय, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज की अपनी क्लास डिस्कस करते हैं। हम लोग 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया है। फिर 20 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में करके बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है। और जहाँ आप लोग को समझ में ना आए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विनियोग नहीं है, ठीक है। जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ, दीर्घकालीन विनियोग, ठीक है। तो बताइए, विनियोग मतलब जहाँ पे हम पैसा अपना जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, उसको विनियोग कहा जाता है, ठीक है। बचत करना। तो बटुआ क्या होगा हमारा? बटुआ बटुआ हमारा कोई विनियोग का साधन नहीं है, ठीक है। उसमें हम विनियोग नहीं कर सकते, उसमें हम पैसे बचा नहीं सकते, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक क्वालिटी को विकसित करता है, ठीक है। बताइए, खेल करता है, खाना करता है, चिल्लाना करता है, अनुपूरक लेना करता है। बताइए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, ठीक है। नैतिक क्वालिटी मतलब जानते हैं आप लोग ना, गुण, ठीक है। गुण को विकसित करता है। क्या विकसित करता है? तो हमारा खेल विकसित करता है, ठीक है। खाने से सिर्फ हमारा, अगर अच्छा खाना खाएंगे तो शारीरिक विकास होगा, चिल्लाने से तो हमारा विकास होगा नहीं, ठीक है। तो जब हम खेल के मैदान में बच्चे जाते हैं और खेलते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, हाँ, अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा के लोग मिलते हैं, तो उनसे सीखना करना, ठीक है। तो हमारा खेल होता है जो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव और मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? बताइए, कार्यालय में भेंट है, फॉर्म व घर पे भेंट है, विधि एवं परिणाम प्रदर्शन है, और समूह चर्चा का आयोजन है। तो बताइए हमारा क्या है? व्यक्तिगत संपर्क पूछ रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क में क्या आते हैं? व्यक्तिगत संपर्क में हम कार्यालय में वेट कर लेते हैं, फॉर्म और घर पे वेट कर लेते हैं, लेकिन हम विधि एवं परिणाम प्रदर्शन तो करते नहीं, ठीक है। समूह चर्चा का आयोजन भी नहीं करते व्यक्तिगत में। तो ये दोनों होगा नहीं, तो हम लोग को एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। तो हम लोग का फॉर्म एवं घर पर भेंट है, ठीक है। हम घर पे जाके पर्सनली उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा संपर्क बढ़ेगा। तो इसे व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव, मैत्री, मतलब कि, ठीक है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मैत्री बढ़ाना मतलब दोस्ती, ठीक है, संबंध बढ़ाना। तो हम घर पे जाके, उसके फॉर्म पे जाके, मतलब उससे भेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है? एपिडर्मिस, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, पेरिकार्प, ठीक है। जो गेहूं का चोकर होता है, जो गोल्डन कलर का होता है, जब आप लोग आटा चालते होंगे तो उसमें देखते होंगे ना, गोल्डन कलर का होता है, रेसे टाइप का, तो वो गेहूं का चोकर होता है। तो ये पूछा जा रहा है, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? जो एक गेहूं का दाना होता है उसका चोकर उसके किस स्तर में होता है? तो उसके पेरिकार्प में, ठीक है, समझ गए। उसके पेरिकार्प को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज कोश भी बोलते हैं। ये इंग्लिश में दिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको हिंदी आ जाए तो इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं और इंग्लिश वर्जन देखना आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में पेरिकार्प को बीज कोश भी कहते हैं, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। बताइए, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी कौन सी है? इनमें से ये पूछ रहा है। प्रोसेस चार्ट है, साइक्लोग्राफ है, ऑपरेशन चार्ट है, या पाथवे चार्ट है? तो कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी हमारा क्या है? साइक्लोग्राफ है। कार्य सरलीकरण की दो तकनीकी होती हैं, ठीक है, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी होती है? तो कार्य सरलीकरण की दो तकनीकी होती है, ठीक है। एक औपचारिक होती है जो इसमें दिया हुआ है, और एक अनौपचारिक होती है। फर्स्ट वाला औपचारिक, ठीक है, और दूसरा क्या है? अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। दूसरा अनौपचारिक हो गया, ठीक है। तो कार्य सरलीकरण कितनी तकनीकी होती है? कार्य सरलीकरण की दो तकनीकी होती है, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक।
तो औपचारिक में भी 4 प्रोसेस होते हैं और अनौपचारिक में भी 4 प्रोसेस होते हैं। तो अनौपचारिक को पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं। अनौपचारिक को क्या कहते हैं? अनौपचारिक को पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं। तो हम लोग से औपचारिक का पूछ रहा है, तो औपचारिक में क्या क्या आते हैं? औपचारिक में देखिए, औपचारिक में साइक्लोग्राफ, ठीक है, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच, ये सब औपचारिक तकनीकी में आते हैं। समझ गए आप लोग? साइक्लोग्राफ, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच, ये सब औपचारिक में आते हैं। और अनौपचारिक में क्या आता है? अनौपचारिक में प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट आता है। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर ना समझ आए तो आप लोग वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है बताइए? 2021 के पेपर में दिया है झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है, लेकिन आप लोग अगर इंग्लिश वर्जन उसका देखेंगे तो मोपिंग दिया है। मोपिंग मतलब होता है पोछे लगाना। ठीक है, तो पोछे लगाना हमारा कठिन कार्य में आता है। ठीक है, और झाड़ू लगाना हमारा सामान्य कार्य में आता है। तो लेकिन हम लोग को, क्योंकि आयोग इंग्लिश वर्जन को ही ज़्यादा सही मानता है, तो इसलिए हम लोग को इंग्लिश वर्जन इसलिए देख के चढ़ना चाहिए। हिंदी में दिया है झाड़ू लगाना, ठीक है, तो बहुत से लोग हल्का कार्य, सामान्य कार्य मार के आए हैं। और जो इंग्लिश वर्जन में किए हैं मोपिंग, मोपिंग मतलब होता है पोछे लगाना, तो ये हमारा क्या है? कठिन कार्य में आता है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी वर्जन के साथ इंग्लिश का भी ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो आप लोग हमको ये बताइए, संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा किसने दी है? संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा क्या किसने दी है? पियाजे ने दी है। किसने दी है? पियाजे ने दी है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो ये आनुवांशिकता भी करता है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय भी करता है और मस्तिष्क विकार भी करता है। तो ये मेरा 4 वाला ऑप्शन नहीं है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये उपरोक्त सभी है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, बताइए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण क्या है? श्वासावरोध है, जन्मजात असमानता है, संक्रमण है, या उपयुक्त सभी है? तो जो हमारी 4 सप्ताह मतलब, 4 सप्ताह मतलब क्या होता है? 1 मंथ होता है। ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर जो शिशु की मृत्यु का कारण होता है वो श्वासावरोध के कारण भी होता है, श्वास में अवरोध हो जाने के कारण, मतलब श्वास नली में कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण, जन्मजात असमानताएं भी होती हैं, कुछ लोगों में संक्रमण के कारण भी होता है। तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, बताइए। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, शारीरिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, भाषा विकास है, या ये सभी? तो हमारे बाल विकास के ये सभी पहलू हैं। ठीक है, शारीरिक विकास भी होता है, गत्यात्मक विकास भी होता है, भाषा का विकास भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, सिर्फ सीखने का परिणाम है, सिर्फ परिपक्वता का परिणाम है, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम है, सीखना और परिपक्वता? तो इसमें सीधे ही पता चल रहा है सिर्फ सीखना, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों का विकास हर प्रकार से होता है ना, तो हमारा क्या होगा? सीखना और परिपक्वता दोनों से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं, बताइए। ऊर्जा को मापने की विधि क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते नहीं, फोटोमेट्री कहते नहीं, तापमान, तो क्या होगा? कैलोरीमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जठर रस में पाई जाने वाली एंजाइम, बताइए। जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो हमारे जठर रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है? सॉरी, जठर रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है, किसका चिन्ह लगा होता है? आप लोग ये बताइए। जो डिब्बाबंद जैम और जेली है उस पर किसका चिन्ह लगा होता है? तो उस पर लगा होता है FPO का चिन्ह लगा होता है। किसका लगा होता है? FPO का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्काउरिंग का प्रयोग होता है, बताइए। पूछ रहा है कि स्काउरिंग का प्रयोग किस पे होता है? ऊन पे होता है, रेशम पे होता है, रेयॉन पे। ये रेयॉन लिखा है, ठीक है, ये रेयॉन लिखा है। ओके, तो बताइए स्काउरिंग का प्रयोग होता है किस पे होता है? तो हमारा जो ऊन होता है उस पे स्काउरिंग का प्रयोग। ठीक है, ऊन की सफाई करने के लिए हमको स्काउरिंग का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। और रेशम पे कौन सी परिसज्जा होती है? वेटिंग परिसज्जा होती है, क्योंकि रेशम का रेशा बहुत हल्का होता है, उसको भारी करने के लिए हमें वेटिंग परिसज्जा करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। बताइए, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें? बताइए, 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो हमें 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी। ठीक है, ऐसे तो होता है 9.4 होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 9 किलो कैलोरी, तो यही होगा। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने वसा प्राप्त होती है? अरे कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, सॉरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 4.4 कैलोरी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसव से पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सर आना, यह स्थिति है, यह स्थिति किसकी है? बताइए, ये प्रसव, ये स्थिति किसकी? ब्रीच जन्म की। ठीक है, उपकरण जन्म होगा नहीं। उपकरण मतलब क्या? इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल प्रसव क्या होता है? जो ऑपरेट करके होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है। ठीक है, प्राकृतिक जन्म क्या होता है? प्राकृतिक जन्म नॉर्मली तरीके से जो होता है, नॉर्मल बर्थ जो होता है, उसको प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन डॉट डॉट में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। बताइए, किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, तो ये सब लर्न करने वाली चीज़ें आप लोग याद करिएगा 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस पे कार्य करता है? निरोग व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, समुदाय के लिए, माता और शिशुओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो बताइए, उपरोक्त सभी के लिए होगा नहीं, तो माता और शिशुओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? लिखित है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का ये सब लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, जैसे ये हम लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें सुनाई तो दे नहीं रहा है। हाँ, इसमें आप तो सुन पा नहीं रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ तभी आप सुन पा रहे हैं, और जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको आप लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और छपी, कोई जैसे मान लीजिए कोई फिगर बनाओ, जैसे मान लीजिए हम ये फिगर बना दी, तो ये भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जब मैं बोल रही हूँ कि ये फिगर है तभी आप लोग को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? दृश्य, हम लोग को सिर्फ ये दिखाई दे रही है। तो ये हम लोग का क्या है? किस प्रकार का साधन है? लिखित एवं छपी सामग्री हमारा दृश्य साधन है। ठीक है, ना कि श्रव्य साधन। श्रव्य साधन होता है जो हमें सुनाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? बताइए, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? निन हैदराबाद ने, CFR TRI मैसूर ने, AB दोनों ने, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ वो होता है जो मूंगफली और बेसन को मतलब इक्वल मतलब मिला के जो बनाया जाता है, उसे बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ कहते हैं। और इसमें क्या होता है? विटामिन और खनिज की मात्रा शामिल होती है, जो लैक्टेटिव वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ क्या होता है? ये मूंगफली और बेसन से मिलकर बना, उसके संयोजन से बनता है। ठीक है, मतलब दोनों को मिला के बनता है, और इसमें विटामिन और खनिज लवण की मात्रा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए लैक्टेटिव वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन को ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो CFR TRI की स्थापना कब हुई? आप लोग ये भी जान लीजिए, 21 अक्टूबर 1950 को, 21 अक्टूबर 1950 को। ठीक है, CFTRI की स्थापना हुई। समझ में आया आपको? चलिए, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।